के पढ़ लेते हैं तो दोनों के ही हो जाएंगे वो। ओके क्लास, सो इन दिस स्लाइड first of all I talked about the types of condenser, that is first was air cooled condenser. तो air cooled condenser that is nothing that जो उसमें जो कूलिंग है हम एयर के थ्रू करते हैं। जैसे आपका आईसी इंजन है, फिन्स, वो आईसी इंजन लगे हुए, फिन्स लगे हुए हैं इसमें, उसमें कूलिंग कैसे हो रही है? एयर के थ्रू हो रही है, जो आपका बाइक में जो इंजन लगा हुआ है। ओके, नाउ सेकेंड इज द वाटर कूल्ड कंडेंसर। दे आर मोस्ट थोड़ा सम इफेक्टिव कंडेंसर देन एयर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है कि हम जो अब कूलिंग कर रहे हैं दैट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। वन इज डबल ट्यूब टाइप, शेल कॉइल टाइप एंड सेलन ट्यूब। डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी दीज वाटर कूल्ड कंडेंसर्स आर यूज। तो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज लिख रखी है यहाँ पे, 10 TR है, 50 TR एंड 1000 TR। So this is the different type of water cooled condenser. Now हाँ, अब मैं बात कर रहा था इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर की। इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर की बेटा हम वहाँ पे यूज करते हैं। इवेपोरेटिव का मतलब ये कि जहाँ पे हम वाटर का स्कैरसिटी हो या वाटर जहाँ पे कम अवेलेबल हो, हम वाटर को ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, वाटर को बार बार फ्लो कराते हैं। ठीक है, और कूलिंग इवेपोरेशन के थ्रू कराते हैं। जैसे आपके मटके में कूलिंग हो रही है, मटके में क्यों कूलिंग हो रही है? इवेपोरेशन के थ्रू होती है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो है इवेपोरेट होता है, और हीट कहाँ से लेता है? हीट वो अपने सेल्फ जो उसकी जो उसको चाहिए इवेपोरेशन के लिए, जो उसको इंथैल्पी चाहिए, ठीक है ना, तो वो हीट वो लेता है वो वाटर से ही लेता है। तो वाटर से ही लेके जा रहा है तो क्या होता है, वाटर वो कूल हो जाता है, डेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वो इवेपोरेशन का हम यूज कर रहे हैं इसमें, इस इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर में। और क्या नाम है, जैसे आपका कूलिंग टावर है जो आपका लगा होगा, आपने देखा है बाहर कोल्ड स्टोरेज के बाहर जनरली लगा रहता है। तो दैट टाइप ऑफ कूलिंग इज इवेपोरेटिव टाइप। तो दिस इज द इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। ओके बेटा, या कंडेंसर में अब किसी को कोई दिक्कत है क्लास? नो सर। इनके बेटा नोट्स आपको मिल गए थे, मैंने शेयर कर दिए थे उसको व्हाट्सएप पे। यस सर। तो ये नोट्स आपके पास पहुंच ही गए हैं, आप देख लीजिएगा इसको। इस पे एक्चुअली क्या लिखने के लिए आता है, ये थ्योरेटिकल है, डिवाइसेज लिखने के लिए आती हैं उसमें। तो ये इजी डिवाइसेज है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, और इजी क्वेश्चन है ये। नो सेकेंड इज द एक्सपेंशन डिवाइस। देखिए एक्सपेंशन डिवाइस जो है, सबसे पहले क्या हो रहा है, कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन के बाद रेफ्रिजरेंट जा रहा है कंडेंसर में, देन इसके बाद उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, तो अब एक्सपेंशन हो रहा है तो हमें एक्सपेंशन में क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस करने हैं। ठीक है ना, मेनली क्या है कि हमें जो हमारा जो कंडेंसर प्रेशर है और दूसरा जो इवेपोरेटर प्रेशर है, कंडेंसर से इवेपोरेटर प्रेशर पे लाना है, क्योंकि कंडेंसर का प्रेशर ज़्यादा है, इवेपोरेटर का प्रेशर कम है, तो हमें प्रेशर रिड्यूस करके उसको इवेपोरेटर प्रेशर पे लाना है। तो मेन कंसर्न तो ये है। ठीक है ना, और दूसरा इसका एक जो वर्क है, जो हमें फ्लो है, कहने का मतलब जैसे इवेपोरेटर में जो हमें फ्लो चाहिए, तो इवेपोरेटर के जो वे कितना हमें फ्लो करना है उसको कंट्रोल करता है, कितना फ्लो से मुझे इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट को फिल कर वो भेजना है। ठीक है ना, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस है। कांस्टेंट एरिया टाइप है, ठीक है ना, कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट है, कांस्टेंट ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। तो दिस चीज़ का एक्सपेंशन डिवाइस है, एक एक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कैप कांस्टेंट एरिया टाइप कैपिलरी ट्यूब, जनरली ये आपको जो है अपने फ्रिज में देखने को मिल जाएगी। कांस्टेंट एरिया टाइप कैपिलरी ट्यूब ये आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में लगी होती है। तो ये आपने कैपिलरी के बारे में पढ़ाई हुआ है। कैपिलरी की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना क्या होता है, उसका प्रेशर हम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, या अगर आपको उसका फार्मूला याद हो, डेल्टा एच इक्वल टू स्पेस पी इंटू समथिंग अपॉन स्पेसिफिक वेट इंटू आता है, तो वहाँ पे पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है लेंथ के। तो अगर जितना ज़्यादा लेंथ होगी उस हिसाब से हम उसको प्रेशर, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लेंथ रिड्यूस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रख सकते। तो पर्टिकुलरली रेफ्रिजरेटर के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी लेंथ हमको मिल जाती है। ओके,
So this is the all about the constant area type. नेक्स्ट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप. कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप में दो हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस एंड थर्मोस्टेटिक. बेटा इसका डायग्राम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस का, थर्मोस्टेटिक का इसमें नहीं बना है, लेकिन इसको बना लीजिएगा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. थर्मोस्टेटिक आ जाएगी, थर्मोस्टेटिक आप के बारे में लिखिए या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में लिखिए. तो इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए. डायग्राम आप जो है अपना बुक से देख के इसको बना लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सो नाउ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस क्या है? इट इज़ यूज टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन द इवेपोरेटर इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो. ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस का मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि इवेपोरेटर में, ठीक है ना, फ्लो रेट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है. तो इवेपोरेटर के अंदर जो कंट्रोलिंग है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दो डिवाइस हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस एंड थर्मोस्टेटिक. तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन में क्या कर रहे हैं हम? कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं. वाइल इन थर्मोस्टेटिक क्या करते हैं हम? कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट, वहाँ पे जो डिग्री ऑफ सुपर हीट है दैट विल बी कांस्टेंट. ओके, तो दीज टू आर मेनली डिफरेंस इन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस थर्मोस्टेटिक. बाकी डायग्राम आप बना लेंगे उसमें से, तो ये उसी के अकॉर्डिंग तैयार हो. थ्योरेटिकल चीज़ है, दैट यू कैन डू. इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर अब भी किसी को अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है. क्लास इज देयर एनी कन्फ्यूजन? नो सर. क्लियर है सारी चीज़ें? यस सर. Okay. So now we come to the our next topic, that is interesting and I think ये अभी तक तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बीच में आ गया था. अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ते हैं. ओके, कैन एनीबडी टेल कि एयरक्राफ्ट में कूलिंग कैसे करते होंगे? जो ऊपर एरोप्लेन चल रहे हैं उसमें कूलिंग कैसे करते हैं? क्या वहां पे ऊपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है क्या? क्लास यस सर. ऊपर हम बताओ कैसे कूलिंग करते होंगे? वहां क्या रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है? एरोप्लेन के अंदर कैसे करते हैं कूलिंग? किसी के पास कोई आइडिया है? सर एयर के थ्रू करते होंगे. एयर के थ्रू करते होंगे. तो एयर के थ्रू कैसे करते हैं? अच्छा, इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर कूल होती जाती है? एम आई राइट कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एयर कूल हो रही है? हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होने लगता है ना? प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, और जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है. तो एयर जो है आपका काफ़ी हाइट, वो एरोप्लेन जो है वो काफ़ी हाइट पे होता है, तो वहाँ पे एयर जो है, सराउंडिंग एयर तो कूल होती है, ठीक है. लेकिन अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, उसका टेम्परेचर अगर आप देखें तो वो मेंटेन रहता है. वो हम ऐसा तो नहीं कि हम जब बैठे तब गर्मी थी, ऊपर जाके हो गए हम तो जो क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी, या एकदम से पता चला नीचे जो है कुछ ठंडा था, ऊपर गया तो और ठंडा लगने लगा. ऐसा तो नहीं होता है ना. एरोप्लेन में जब आदमी बैठ रहा है और जब ऊपर पहुंच रहा है तो हर जगह टेम्परेचर लगभग सेम रहता है ना? तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इफेक्ट वहां चल रहा है, कुछ ना कुछ कूलिंग चल रही है. जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग? यस सर. यस सर.
है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कूलिंग किसी ना किसी वे में चल रही है। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस एयरक्राफ्ट कूलिंग, कि एयरक्राफ्ट में कूलिंग किस तरीके से हो रही है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो आपके उसमें पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, डेट इज बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। डेट इज एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो बूट स्ट्रैप है ये आपके उसमें पूछा जाता है। सो वी विल स्टडी बूट स्ट्रैप ऑल्सो। तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। तो अभी आज तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल मैं फिर उसकी स्लाइड नेक्स्ट क्लास में इसको स्लाइड से मैं पूरा इसको आपको बताऊंगा कि कैसे एयर इंटर कर रही है, क्या हो रहा है। अभी थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इमेज अपने दिमाग में रखिए इसकी। हो क्या रहा है बेटा कि बाहर जो प्रेशर है, लेट्स सपोज जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर चले गए, अब पर्टिकुलरली जो हम लोग एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं उनको एक पर्टिकुलरली प्रेशर चाहिए। हमारा जो वजह से, क्योंकि अगर क्राउडेड है या जो भी लोग बैठे हैं तो उनकी वजह से एरोप्लेन के अंदर पर्टिकुलरली एक प्रेशर है, ठीक है। बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है। लेट्स सपोज बाहर प्रेशर है 0.2 बार और हम बैठे हैं 0.8 बार पे, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 0.6 बार प्रेशर। ओके, तो इसका फर्क क्या होगा। अब 0.2 बार पे माना कि एयर कोल्ड है, ठीक है ना। अब 0.8 बार के पे हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। अब जब एयर अंदर आएगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। जब अगर हम अंदर ले रहे हैं, अगर हम एरोप्लेन में के अंदर एयर ले रहे हैं बाहर से, बाहर एयर पॉइंट कम प्रेशर पे है, अंदर ज़्यादा प्रेशर पे, तो जैसे ही अंदर से बाहर आएगी एयर तो क्या होगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज होगा एयर का कि नहीं होगा। यस सर। प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एम आई राइट यस सर। है ना। अब वो प्रेशर अगर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज हो गए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन एयर को हमें जो है कूल करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई एरोप्लेन में छेद दे देंगे, छेद दे दें और जो है एयर क्या नाम है वहाँ से आती रहे और एक तरफ से निकलती रहे, तब तो हमारा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। तो हमें कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके अंदर कि कैसे एयर हमको इनटेक करनी है और कैसे हमको उसमें से बाहर फेंकनी है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है कि ये जो एरोप्लेन का एयरक्राफ्ट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है डेट इज़ वेरी इजी। यस दिनेश, कुछ पूछना चाह रहे हो। दिनेश ठाकुर, नो सर। तुम्हारा हैंड रेज्ड है इसलिए पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। ओके ओके। तो हम करते क्या है उसमें, करने का मतलब आपका जो एरोप्लेन है उसमें कई चीज़ें पहले से ही लगी रहती है। टर्बोजेट कंप्रेसर पहले से ही लगा रहता है, कई चीज़ें पहले से ही हैं। तो हम करते क्या है, जब एयर आ रही तो उसको कंप्रेस कर लिया, वहीं से कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ा के तब भेजते हैं। प्रेशर बढ़ा के भेजा, उसका टेम्परेचर हो गया। इसके बाद कुछ सिस्टम लगाते हैं, कुछ चीज़ें लगा, जैसे अभी तक हमने देखा कंडेंसर, सारी चीज़ें इसमें भी रहती हैं इस टाइप से। लेकिन इसमें क्या है कि एयर मूव करेगी। तो अब हम उसमें कुछ सिस्टम लगाते हैं, फिर इसके बाद उसको हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम लगा रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एरोप्लेन में एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड चीप, नो डाउट। COP इज लेस बिकॉज वी आर यूजिंग रेफ्रिजरेंट, एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, क्योंकि एयर हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमको इतनी कूलिंग हो जाती है कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं रहती है उसमें। ओके, एक इसमें टर्म आता है रैम इफेक्ट का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रैम इफेक्ट क्या है बेटा, जो हम स्टार्टिंग में जो एयर ले रहे हैं, जो हम बाहर से एयर अंदर ले रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, एरोप्लेन से जो बाहर की एयर है जिसको जो हम अंदर ले रहे हैं, तो होता क्या है कि हम पहले उसको उस प्रेशर तक लाते हैं जिस प्रेशर के अंदर हम लोग जो 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 क्या नाम है जो पैसेंजर्स हैं बैठे हुए हैं। तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं कि हम उसको उस प्रेशर तक लाते हैं, और वो जो है एरोप्लेन के अंदर ही कंप्रेसर लगे होते हैं, टर्बोजेट कंप्रेसर, इन्हीं का यूज़ करके हम उसको ले आते हैं। तो डैट इज कॉल्ड रैमिंग।
कि जो है हम उसको रैम कर लिया। जब जब उसको इनटेक कर रहे हैं तो वो जो एयर आ रही है वो रैमिंग एयर आ रही है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर पहले से ही आ रही है। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो हमें जो एयर मिल रही है, हमें कंप्रेस्ड एयर नहीं मिल रही है। हम अभी रूम के अंदर या बाहर बैठ जो भी एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर आपको फ्री में मिल रही है। लेकिन जो उसके अंदर जो एयर आ रही है, इनटेक जो हम ले रहे हैं, दैट इज वी आर टेकिंग कंप्रेस्ड एयर, दैट इज कॉल्ड रैमिंग एयर। एम आई क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके ओके गुड। तो आज अभी इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको विद डायग्राम हम लोग स्टडी करेंगे। ओके क्लास? यस सर। ओके ओके, थैंक्स फॉर द